In the last video, last lecture, we were studying about the nature of work done. Nature of work done. Yesterday we have studied that work done is a scalar quantity. Therefore, we have to study about the positive work, negative work, and when is screen is not visible. Now screen is visible to everybody. बेटा स्क्रीन सबके पास विजिबल है? एक बार चैट में रिप्लाई करें. And when the work done is said to be zero work. तो थोड़ा सा डिस्कशन हमने कल किया था इसके बारे में, तो आज इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है वो वर्क डन के ऊपर पूछा जाता है. तो फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क. वर्क डन के लिए आप सबको पता है वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड ये हमने ये भी स्टडी कर लिया है कि व्हेन वी विल solve this dot product, we will get displacement multiplied by force in the direction of displacement, and that is given as F cos theta, and we can write it as F cos theta, and theta is the angle between the directions of force and displacement. And when this angle, that means theta, is an acute angle, that means theta less than 90 degree, in that case आपका जो cos theta होगा वो आपका पॉजिटिव होगा. और cos theta अगर पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे जो वर्क डन है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर थीटा आपका पॉजिटिव है, इन दैट केस आपका जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज ये आपके पास रोलर है. इस रोलर के हैंडल पे व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, and this roller is making a displacement in this direction along the surface of the ground, the direction between the angle between the direction of force and displacement is theta. In this case जो work done है by the applied force is positive. Work done by the applied force is positive. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? सेकेंड एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि whenever a body, suppose this is a ball, this is the apple, कुछ भी, कोई भी फ्रूट, कुछ भी लगा लो. Whenever a body falls under the effect of gravity, this body is falling towards the earth and it is under one effect, and that is the effect of earth gravitational force. So this is falling under the effect of gravity. तो यहाँ पे this is the direction of force, downward direction, and displacement is also in the same direction. So when force and displacement are in the same direction, so simply F cos 0 degree and cos 0 is 1. तो यहाँ पे भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इन द सेम वे अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग के एंड पे अगर आप कोई लोड अटैच कर देते हो, एक बॉडी, एक ब्लॉक अटैच कर देते हो, एंड सपोज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज कैपिटल M, इन दैट केस ये स्प्रिंग है, यहाँ पे आपने किसी रिजिड सपोर्ट से इसको हैंग किया हुआ है,
यू नो अगर इस ब्लॉक का मास इज m, तो दिस ब्लॉक क्या होगा, इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कि पहले अगर इस ब्लॉक का लेंथ वाज लाइक दिस, ठीक है, जब आपने इसको फ्री किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई लोड अटैच नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप इसके साथ लोड अटैच कर दोगे तो इसकी लेंथ क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। कितनी लेंथ से, सपोज इस ये जो लेंथ है दिस इज डेल्टा एल, ठीक है। मतलब पहले अगर ओरिजिनली लेंथ एल थी तो अभी लेंथ कितनी हो गई है, एल प्लस डेल्टा, सॉरी इट इज प्लस साइन, एल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, कितने की डिस्प्लेसमेंट हुई है, डेल्टा एल। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं है, लेफ्ट या राइट भी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी इस स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क डन हुआ है बाय द फोर्स दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बी इज नेगेटिव वर्क डन। ये हमने कल कर लिया था तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। अगर किसी को लगे कि हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे बता सकता है। नेगेटिव वर्क डन, अब नेगेटिव वर्क डन कब हो सकता है, अगेन जो वर्क डन है दैट इज magnitude of dot product of two vector quantities f dot s. Why I'm writing all these things again and again, so that आपको ये क्लियर हो जाए, आप हैबिचुअल हो जाओ, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। वर्क डन, स्केलर क्वांटिटीज, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हो तो सीधा ही समझ जाओ, आएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या आता, एफ एस साइन थीटा। अब अगेन जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स अपॉन द थीटा, कि थीटा कितना होगा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये। जब आपके पास दिस थीटा इज व्हाट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, जब ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज मतलब दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, उस केस में जो आपका कोस थीटा होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, ऑब्ट्यूज रखोगे, ग्रेटर देन 90 रखोगे, उस केस में कोस थीटा आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देयरफॉर जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो आपने इस वर्क डन को, नेगेटिव वर्क डन को एक्सप्लेन कर दिया किस टर्म में, थीटा की टर्म्स में। अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ, जो कि आप मतलब इमेजिन करके भी, ठीक है, बता सकते हो। जैसे क्या होगा, सपोज ये दो बोल्स हैं, दो बोल्स नहीं, बोल तो एक ही है एक्चुअली। यू हैव थ्रोन दिस बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये एक मैक्सिमम हाइट इस बॉल ने अटेन की, एंड आफ्टर दैट इसका मोशन कुछ ऐसा था, क्योंकि इसको वापस तो अर्थ की तरफ फॉल होना ही है, ठीक है। ये एक हाइट तक गई और वापस आ गई, ये इसी पाथ से आएगी, ठीक है, या इसी पाथ से आएगी, पाथ चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो बॉल का मोशन है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस बॉल पे जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जो फोर्स है या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब when you are throwing the ball in upward direction, तो displacement in the ball is opposite to the force of gravity. तो in this case यहाँ पे theta is, आप देख सकते हो, theta is the angle between the direction of force and displacement, and here the angle is 180 degree। और यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन किसके ऊपर है, वर्क डन ऑन द बॉल बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कैसा रहेगा, नेगेटिव। ओके, ये क्लियर है। इसी से आप पॉजिटिव वर्क डन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने बताया था व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब अर्थ की तरफ फॉल होगा तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आप दे सकते हो पॉजिटिव वर्क के लिए भी इसी को दे सकते हो,
नेगेटिव वर्क के लिए भी इसी को दे सकते हो। डन। सेकेंड एग्जाम्पल इसके लिए क्या दे सकते हो, सपोज ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, या फिर कोई भी टेबल रखा है, कुछ भी रखा है आपने, यहाँ पे एक ब्लॉक आपने रखा हुआ है एंड द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज कैपिटल एम, ठीक है। डन। दिस इज द surface of table. Now you are applying a force on this block in forward direction. आप इसको move करा रहे हो इस block को at this table and when this was placed at position A, आपने इसके ऊपर force apply किया and ये जो block है उसके अंदर displacement आई और आपने force लगा के इसको कहाँ से कहाँ shift कर दिया, A से B पे shift कर दिया। ओके बेटा, सॉरी दिस वाज फोर्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, प्लीज अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे भी मैं दो चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क का वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कौन किसका रोल कंसिडर कर ले, फ्रिक्शनल फोर्स का अगर रोल कंसिडर करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, एनहेंस करेगा, स्टॉप करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसा वर्क कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल देते हुए आप यहाँ पे नेगेटिव वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अप्लाइड फोर्स का अगर एग्जांपल देते हो तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो इसी केस में, मैंने आपको बताया था जब आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो, सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर कार, सडनली आपने एक ब्रेकर देखा, यू फील देयर इज नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स, अपने ब्रेक्स अप्लाई किए और उन्होंने ब्रेक्स ने किसका काम किया, यहाँ पे इस गाड़ी को स्टॉप करने का काम किया, ठीक है। तो जो ब्रेक्स है वो क्या कर रहे हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। दैट मीन्स जो ब्रेक्स का जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, और यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज नेगेटिव, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है। आपकी बुक में एक और एग्जांपल दे रखा है, शायद वो आपको समझ नहीं आए बिकॉज वो कंसेप्ट आप 12th में स्टडी करोगे। एंड द एग्जांपल इज, जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेके जाते हो, समझो दिस इज अ चार्ज, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को सपोज आप किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेके जाते हो, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज नियर टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन का फोर्स होगा, ये इसको रिपेल करेगा, आप इसको इधर लेके जाना चाहते हो, मतलब अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, आप इसको इसकी तरफ लेके जाना चाहते हो, लेके जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। लेकिन ये चार्ज क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये पुश करेगा कि मुझे आप पसंद नहीं हो, आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम चार्ज। ऑपोजिट पोलैरिटी होती तो यस आई विल, आई डू हैव अट्रैक्टेड यू, बट नाउ यू आर ऑल्सो कैरिंग द सेम चार्ज। तो जो फोर्स ये इस चार्ज के ऊपर लगाएगा वो रिपल्शन का फोर्स होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन में अगेन एंगल इज 180 डिग्री, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा सबको, आगे चले। ओके, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना।
क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि सिलेबस फास्ट हो जाए। तो नेक्स्ट इज, हमें कौन सा वर्क डन एक्सप्लेन करना है? हमें वर्क डन एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज जीरो वर्क। जीरो वर्क, जीरो वर्क कब होगा बताएं कोई? चैट में रिप्लाई करके बता सकता है कोई जीरो वर्क डन कब होगा? अगेन, वर्क डन का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर quantities and it is written as SS cos theta and the theta here should be what? Anybody? थीटा कितना होना चाहिए? theta should be equal to the 90 degree. That means when the angle between the direction of force and displacement is 90 degree, in that case work done is said to be zero work. तो यहाँ पे वर्क डन कैसा होगा? जीरो वर्क हम बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स दे सकते हो? कल हमने कुली वाला एग्जांपल दिया था कि सपोज एक कुली है एंड ही इज कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड, ठीक है, उसके सर पे ये लोड है एंड ही इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंड फ्रॉम हियर अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 इज जीरो और वर्क डन क्या होगा? जीरो। सेकेंड एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? सेकेंड एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि मैंने जैसे आपको अर्थ और सन का एग्जांपल दिया था कि सपोज ये आपके पास सन है एंड दिस इज अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इज, अगर हम इसको जनरली सर्कुलर ऑर्बिट अगर कंसिडर कर ले तो अर्थ का जो मूवमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन एज अ टेंजेंट अलोंग द ऑर्बिट। अगर किसी भी पॉइंट पे जो इसकी ऑर्बिट है उस पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, तो सर्कल पे टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना बेटा। अगर इस पॉइंट पे आप ये देखना चाहते हो कि जो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे? सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो टेंजेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये होगी टेंजेंट, तो यही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ। बट ये आप इस सिंगल पॉइंट पे निकाल रहे हो कि अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे तो आप यही लोगे, और इसके ऊपर जो सन के ऊपर जो सॉरी अर्थ के ऊपर जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इट इज अ रेडियल फोर्स, दैट मीन्स टूवर्ड्स द रेडियस, और ये जो फोर्स होगा वो एक रेडियल फोर्स है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन में के बीच में जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री, और अगेन जो वर्क डन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है बेटा? एक चीज और, आप लोगों की बुक्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है जिसको हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। ये आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है और इससे आपने एक पेंडुलम को क्या कर रखा है? टाई कर रखा है। दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये क्या है? एक बोब आपने अटैच किया हुआ है। जैसे आपने क्लॉक्स में जो पेंडुलम देखा होगा ना, जो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें, आप कोई थ्रेड ले लो, उसके एंड में अगर आप यहाँ पे एक बोब टाई कर देते हो, बांध देते हो, तो आपको पता है इस बोब का अपना कुछ वेट है, ठीक है, W इक्वल टू mg, और उस वेट की वजह से फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी? टेंशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रेट होगा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर या इस थ्रेड के अंदर एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? टेंशन का। टेंशन की वजह से ये पूरा स्ट्रेट है, कोई यहाँ पे स्लैकनेस नहीं है। स्लैकनेस मतलब ये जो थ्रेड होगा ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल टोंट होगा, ठीक है। तो जब ये ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट करके ये इस डायरेक्शन में जाएगा, सपोज ये लेफ्ट पोजीशन पे आ गया। ऑसिलेशंस कैसे होती है बोब की या पेंडुलम की? एक्सट्रीम राइट में जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा, अगेन मीन पोजीशन पे, अगेन राइट में। तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ से टाई है, तो कुछ ऐसी शेप होगी इसकी।
तो ये टेंशन का फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में है, मतलब ये पूरा टेंशन इस स्प्रिंग में लग रहा है जिसकी वजह से ये पूरी स्ट्रेट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, एंड टेंशन इज खुद में क्या है, एक फोर्स है। तो दोनों के बीच में अगेन एंगल कितना है, दोनों की डायरेक्शन के बीच में अगेन एंगल इज 90 डिग्री, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, cos 90 इज 0, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। आई होप नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन सबको क्लियर है। अब इसके ऊपर रिप्लाई करे बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर ले। नेक्स्ट, जिसके पास डाउट है वो मैसेज में टाइप कर दे, जिसका क्लियर है वो ये एग्जांपल सोल्व करे। न्यूमेरिकल है, एंड न्यूमेरिकल इज ए बॉक्स, प्लीज ध्यान से करें, ए बॉक्स पुश्ड थ्रू 4 मीटर across a floor offering 100 Newton resistance, 100 Newton resistance. How much work is done? How much work is done by the, mic off करें बेटा, first by the applied force, second is restricting force, sorry resisting force. किसी का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है। ये एग्जाम्पल है, एक बॉक्स है, उसको पुश किया गया 4 मीटर, ठीक है, अक्रॉस अ फ्लोर, ऑफरिंग अ 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। तो आपको एक चीज तो पता है, अगर अप्लाइड फोर्स है तो उसके थ्रू जो वर्क डन होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पे ये जो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है उसकी वजह से अगर वर्क डन होगा तो लीड किधर रखी है बेटा, लीड किधर रखी है, मम्मी से बेटा, मम्मी से अगर पूछ रहे हो तो माइक ऑफ करो, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो निकालो बेटा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स क्या होगा और वर्क डन बाय द रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या होगा। सिंपली क्या करोगे, वर्क डन इज गिवन एज dot product of two vector quantities, and when we will solve this we will get f s cos theta, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स कितना है 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, और जब ये जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, इन दैट केस मतलब यहाँ पे अगर 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल इज 0 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली कितना हो जाएगा, cos 0 इज 1 एंड दिस इज 400 न्यूटन। लिखूं या क्या लिखूं, यूनिट, जूल लिखूं, अर्ग लिखूं, क्या लिखूं, फोर्स किसमें है न्यूटन में, एसआई, डिस्प्लेसमेंट किसमें है मीटर्स में, एसआई। तो आपको वर्क डन की भी कौन सी यूनिट लिखनी होगी, एसआई यूनिट, एंड दैट इज जूल्स। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स। अगर निकालेंगे तो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स का मतलब, अगर आप क्या कर रहे हो, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हो 4 मीटर्स, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है, जो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट को एनहेंस कर रहा है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 400 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन ही है, 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी 4 ही है, लेकिन
कोस थीटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा इज 180 डिग्री एंड कोस 180 इज -1, तो यहाँ पे क्या होगा 400 जूल्स। नेक्स्ट चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। प्लीज बेटा इसको ध्यान से करें, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये समझ नहीं आता है ये टॉपिक, ठीक है, तो शुरू से ही बिल्कुल माइंड में एक एक पॉइंट जो मैं बोलती हूँ उसको रिटेन करते जाएं, और जहाँ पे भी जो पॉइंट क्लियर ना हो वहीं पे स्टॉप कर दे मुझे, अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ये क्या होता है, देखो अभी हमने देखा कि वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, ये कब है, जब आपके पास जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट फोर्स इज दैट फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर इनिशियल में द वैल्यू ऑफ द फोर्स वाज 100 न्यूटन, तो अप टू द लास्ट जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई, लास्ट डिस्प्लेसमेंट तक भी वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन है। such a force is known as constant force, but in reality the constant force is very rare to achieve, ठीक है, constant force is very rare। हम कुछ ही कंडीशन में कांस्टेंट फोर्स को मेंटेन कर पाते हैं। तो नॉर्मली जो हम डील करते हैं फोर्सेस के साथ, वो कैसे फोर्सेस होते हैं, वेरिएबल फोर्स होते हैं। वेरिएबल फोर्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेरिएबल फोर्स इज दैट फोर्स जिसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरिंग, whose magnitude is continuously varying। तो उससे अगर हम ऐसे फोर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं, मान लो किसी इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गई फाइनल पोजीशन बी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी पे ले गए, लेकिन हमने फोर्स कैसा अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स नहीं, वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया। तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कुछ चीजें। लेट अस कंसीडर द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद पोजीशन, कि जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। पोजीशन के साथ वेरी करने का मतलब कि इनिशियल पोजीशन थी किसी ऑब्जेक्ट की ए, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है बी। तो जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे लेके गए आप, तो हर पोजीशन पे आपका जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, आई एम राइटिंग इट फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। लेट अस कंसीडर, थोड़ा सा फास्ट लिख रही हूँ, let us consider that variation of a force with position, ठीक है, कि कोई आपके पास फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद पोजीशन x इज, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, एक ग्राफ एक्चुअली बना रही हूँ। वो ग्राफ क्या है, ये आपके पास फोर्स है एंड दिस फोर्स, वेरिएबल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन को वी आर टेकिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन ऑफ पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरिंग विद द पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के साथ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के साथ आपको हर जगह फोर्स क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का जो कर्व होगा, जो ग्राफ मिलेगा, वो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और अगर ये हम ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन मान लें, इसको आप एक्स आई भी बोल सकते हो, एक्स इनिशियल, या आप लोग के बुक्स में गिवन है एक्स ए, ठीक है, क्योंकि ये ए पॉइंट है
तो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एक्स ए टू द फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है तो इसको लिख लो एक्स बी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, तो वो आपने डिनोट कर ली एक्स ए और ये कर ली एक्स बी, कि बी पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज गिवन बाय एक्स बी, ए पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज एक्स ए। ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। ये कौन सा है? फाइनल पॉइंट। तो आप ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हो वो कहाँ से कहाँ कराना चाहते हो? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। तो देखो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो पहले यहाँ पे फोर्स आपका इस पोजीशन के अलोंग आपका फोर्स इज दिस मच, फिर ये फोर्स है, फिर ये फोर्स है, मतलब इतना है, इतना है, इतना है, मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो अगर हमें ऐसे फोर्स के साथ डील करना हो तो ऐसा फोर्स, हाउ दिस वेरिएबल फोर्स वुड बी एबल टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस को, ये जो आपके पास आप देख रहे हो एक ग्राफ बन गया है, और अगर इस पूरा जो एरिया है आप देख रहे हो दिस इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ, अगर इसको हम क्या कर लें, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर ले ऐसे, इस तरीके से, अगर इसमें पूरे एरिया को, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोलो या फोर्स पोजीशन कर्व के अंडर जो एरिया है, ठीक है, उसको अगर मैं स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दूं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ यहां तक, ठीक है, या फिर ये बीच वाला कोई एक स्ट्रिप ले लेते हैं कि मान लो ये कोई पोजीशन थी आपके ऑब्जेक्ट की, और आपने इस पोजीशन से लेके ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कर दूं, dx से डिनोट कर दूं, बिकॉज कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट इज x, और ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल पार्ट है, तो स्मॉल पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं ये मान लूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, मतलब जब उसने dx डिस्प्लेसमेंट किया या dx डिस्टेंस से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो उस टाइम के लिए, सिर्फ उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस फोर्स को क्या कंसिडर कर लूंगी, कांस्टेंट, कि इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, मतलब ये वाला, वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हुआ। इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या कर लिया, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल ना कंसिडर करके हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो पक्का फोर्स जो है वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो आप समझ गए हो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, इस सारे डिस्प्लेसमेंट x को क्या कर दिया, dx 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 में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और जब इन सारे dx 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 को जब सम कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट x आ जाएगा। अब इस dx के लिए जो फोर्स है उसको मैंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। लेकिन जो ये वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन तो कहाँ से होगा, जब अगर आप इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले गए उसी को आप कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल सकते हो। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर इस फोर्स ने जो वर्क डन किया वो भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। और उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या लिख सकते हो, dw लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज dw। कोई भी आप यहाँ पे भी इसको, जैसे आपने dx लिखा था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, ऐसे ही जो आपका वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज अप्लाइड, वर्क डन इज डन बाय दिस फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, dx डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए इस फोर्स ने, जिसको हमने कांस्टेंट माना है,
उसने जो वर्क डन किया है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स, ठीक है, इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इतना क्लियर है बेटा। अब देखो, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, क्या, चेंज कर लेते हैं कलर, इसको मैं नाम दे दूं P, इसको मैं नाम दे दूं Q, मतलब यहाँ से इस पॉइंट को नाम दे दिया है P, इसको दे दिया है Q, इसको दे दिया है S, और इसको दे दिया है R। क्लियर। अब देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है, कैन आई राइट फोर्स को PS, यही तो है फोर्स, ये वाला, ठीक है। तो इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, PS लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखोगे, PQ। तो ये हो गया आपका PS, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, PQ। तो ये देखो, ये जो PS है, अगर मैं इस स्ट्रिप को मान लूं, इस कंप्लीट स्ट्रिप को PSRQ, तो उसमें ये स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी, और ये PQ क्या हो जाएगा, स्ट्रिप की विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक तरह से ये रेक्टेंगल बन गया है। एक तरह से अगर माने तो इस स्ट्रिप को अगर रेक्टेंगल मान ले, तो लेंथ इनटू ब्रेथ किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। क्या है स्ट्रिप का नाम, PQRS, PQRS। तो हमने क्या किया था, वही तो किया था कि इस एरिया को बहुत सारी स्ट्रिप्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो अगर हम इन सारे एरियाज को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। अब ये तो क्या था, कि स्मॉल वर्क डन था, जब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से क्या कराया है, इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कराया है। अब अगर हमें क्या निकालना हो, कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हो, तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर निकालना हो तो उसका मतलब क्या है, कि आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से कहाँ पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पे। तो उसके लिए हमारे पास, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले इसको, टोटल वर्क डन in moving the body from initial position to final position, ठीक है। इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए क्या करोगे, कि जो ऐसे बहुत सारे हर स्ट्रिप के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हो, कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसके लिए कितना वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुई उसके लिए कितना वर्क डन हुआ। तो आप क्या करोगे, इन सारे वर्क डन को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जो DW आपके आएंगे हर स्ट्रिप के लिए, उन सबको जोड़ दोगे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, DW प्लस DW प्लस DW, ये फर्स्ट स्ट्रिप के लिए, सेकंड स्ट्रिप के लिए। और जब ऐसे हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइन यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, समीशन टू सम। सम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे समीशन करेंगे। और समीशन किसका करेंगे, DW का। बहुत सारे DW हैं, उन सबको जोड़ दिया, इट इज W बेटा। और वो क्या देगा, सारे अगर DW को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब एक चीज है बेटा, जब हम किसी का समीशन लेते हैं, तो अब यहाँ पे आपको पता है DW का मतलब क्या है, DW का मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह लिख दो, दिस इज DW इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट dx। तो जब हम किसी का समीशन लेते हैं, और इस अब समीशन में हम क्या करने वाले हैं, फोर्स तो फोर्स ही है, ठीक है। वो तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो इस dx को, सारे dx को जोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, कि जो ये dx है इसकी लिमिट हम ऑलमोस्ट क्या रखेंगे, अप्रोचिंग टू जीरो। कि जो ये dx है ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो हम मान रहे हैं कि उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो व्हेन जब दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो बट नॉट जीरो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, कि ये आपका जो समीशन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इंटीग्रेशन में। तो व्हेन वी आर, ये आप लाइन लिख लेना, when this displacement is very small displacement almost approaching to zero, in that case this summation changes into sign of integration, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, hence
वी में राइट, क्या लिख सकते हो आप, वर्क डन इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, क्योंकि dx को ही तो चेंज कर रहे हो, dx से कंप्लीट x बनाना है हमें। तो इंटीग्रेशन किस लिए होता है, जब स्मॉल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पे जाना हो, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करना हो, जोड़ना हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dx 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 को जोड़ के कंप्लीट x बना रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रहेंगी इंटीग्रेशन की, x इनिशियल से x फाइनल। तो x इनिशियल की पोजीशन हमने यहाँ पे क्या ली है, हमारे ऑब्जेक्ट की एक्स ए, और ये हो जाएगा एक्स बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ओरिजिन है तो एक्स ए को क्या लिख सकते हो, ये डिस्टेंस ओ ए, और एक्स बी को क्या लिख सकते हो, ओ से बी, तो ओ बी। अब देखो बेटा, ये क्या होगा, सीधा ही आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स अगर करोगे, अगर इसके लिए इस स्ट्रिप के लिए ले, तो एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, क्योंकि फोर्स आपका पी क्यू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका, सॉरी फोर्स आपका पी एस हो जाएगा, और ये आपके पास पी क्यू हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स ए से एक्स बी, जो एरिया था पी क्यू आर एस, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब सारे एरियाज को जोड़ के आपके पास क्या बन जाए, ये कंप्लीट एरिया। तो हमने क्या किया, ये आ गया एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था पी क्यू आर एस, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब। तो जब आप इस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारे एरियाज मिलके क्या बन जाएगा, टोटल एरिया। तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, जब इस स्मॉल एरिया का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उससे कंप्लीट एरिया बन जाएगा, और ये आ जाएगा टोटल एरिया अंडर कर्व एफ एंड एक्स एक्सिस, कि ये जो एफ है और एक्स एक्सिस के अंडर जो एरिया होगा उस टोटल एरिया के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स ए टू एक्स इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए से एक्स बी के अंडर और फोर्स के अंडर जो एरिया होगा उसके इक्वल होगा। तो जो वर्क डन है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया है, अगर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यही करना था हमें, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा एरिया अंडर फोर्स कर्व बैटरी, फोर्स is equal to the, sorry, work done by the variable force is equal to the area under force and displacement curve, force and displacement axis भी लिख सकते हो। तो ये था बेटा कि जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट ना होके वेरिएबल फोर्स होगा, उस केस में आप कैसे वर्क डन निकालोगे बाय द वेरिएबल फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जो फोर्स, वेरिएबल फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है, इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा उसके इक्वल। अब फटाफट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मेरा टाइम नहीं है बट ठीक है, आप इसको फटाफट सोल्व कीजिए। ये आपके पास एक वेरिएबल फोर्स है, ये जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स यहाँ पे गिवन है आपको 10 न्यूटन, यहाँ पे भी आपको जो फोर्स है वो दैट इज -10 न्यूटन। तो आपको बताना है डिटरमाइन द वर्क डन, वर्क डन बताना है। ये जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, ये 2 है, ये आपकी 4 है, ये आपकी 5 है और ये आपकी 6 है। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। और आप क्या करना चाहते हो, इनिशियल पोजीशन 0 से फाइनल पोजीशन 6 तक आप क्या करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो बताओ क्या होगा वर्क डन। आप फटाफट इसको सोल्व करो, इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, लिखने की कोशिश मत करो एग्जाम्पल को, फटाफट सोल्व करो, वर्क डन क्या होगा।
इसको सोल्व करना बेटा, आप लोग खुद सोल्व करना, मैं इसको मैं सोल्व करूं उससे पहले आप लोग सोल्व करोगे। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मैंने बताया था, वर्क डन किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये एरिया बन रहा है, ठीक है, आपने इनिशियल पोजीशन आपकी 0 है, फाइनल पोजीशन आपकी 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए कितने एरियाज बन रहे हैं, एक ये एरिया है, एक आपके पास ये ट्रायंगल का एरिया है, और आपके पास ये एरिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 0 से 4, 4, हाइट कितनी है 10 न्यूटन, फोर्स को ही हाइट लोगे, ओके, प्लस, लेकिन ये एरिया आप देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको कंप्लीट को हम क्या लेंगे, माइनस में, और इस पूरे एरिया को देखो, पहले ये ट्रायंगल बन रही है, हाफ, कोई निकालेगा ये क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है 4 से 5, मतलब 5 माइनस 4 कितना होगा 1, इंटू हाइट, हाइट अगेन कितनी है आपके पास 10, ठीक है, प्लस ये आपके पास किसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है अगेन 1, ब्रेथ कितनी है अगेन 10, इसको क्या कर लो, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज बेस, बेस हमने क्या लिया था 4, सॉरी दिस वाज 4 एंड दिस वाज 10, तो ये हो गया 2, 10 टू ज़ा 20 माइनस इसको कर लेना, जो भी आपके पास आंसर आएगा, दिस इज 5, 5 प्लस 10 इज 15, तो कितना आ गया वर्क डन 5 जूल्स। इस तरीके से आपको फिगर्स मिलेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और वही एरिया ही आपका क्या होगा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। बेटा अब आप मुझे क्या करोगे, एक बार ये बताओगे, इंटरेक्शन करते हैं 1 मिनट के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बेटा एक बार ये बताओ, एक बार अपनी अपनी वीडियोस चाहे तो ऑन कर लो,